नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपका मिशन 2020 कंपटीशन क्लासेज खानपुर में। देखिए दोस्तों, राजस्थान इतिहास के सेशन में सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे और जो हमने शुरुआत की थी दोस्तों, वो की थी चौहान वंश के संबंध में। और चौहान वंश के संबंध में हम कल तक लगभग, अगर हम बात करें सोमेश्वर चौहान, उस तक बात कर चुके थे। देखिए, विग्रहराज चतुर्थ के बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो सपाद लक्ष्य या फिर हम कहें सांवर या शाकंभरी के चौहानों में जो शासक बने थे वो बने थे दोस्तों अपार गांगे। परंतु अपार गांगे की उसके भाई पृथ्वीराज सेकंड के द्वारा हत्या कर दिए जाने के कारण उसके बाद शासक बनता है पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड की निसंतान मृत्यु हुई। उसके फलस्वरूप उसके चाचा सोमेश्वर चौहान ने अजमेर के शासन की या फिर हम कहें शाकंभरी के चौहानों की शासन की बागडोर संभाली और कुछ समय तक उन्होंने शासन किया। ऐसा भी माना जाता है कि उनके एक प्रधानमंत्री हुए कैमास राठौड़, और कैमास राठौड़ ने आई छत्तरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसे हम वर्तमान में नागौर दुर्ग के नाम से जानते हैं। और आज दोस्तों अगर हम बात करें सबसे महान शासक जो हुए हैं इतिहास में, पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय, उसके बारे में दोस्तों हम अध्ययन करेंगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे। और यहाँ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, चौहान वंश में अगर देखा जाए तो विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय, ये दोनों ऐसे शासक हुए हैं कि यहाँ से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो राजस्थान लेवल की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं जिसे विश्व विजय तक आ गया है दोस्तों। मतलब लगभग अगर हम बात करें तो बहुत सारे युद्ध पृथ्वीराज चौहान के द्वारा लड़े गए और लगभग सभी युद्धों को जीता गया, इसलिए इनको एक दल पुंगन की उपाधि भी दी गई है, यानी कि इन्हें विश्व विजेता कहा गया है। तो आज देखिए दोस्तों, समय को नष्ट नहीं करते हुए हम चलते हैं टॉपिक पर, फोकस करते हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और शासनकाल दोस्तों इसका माना जाता है 1177 से 1192 के मध्य में। देखिए, अगर हम इसके जन्म की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ है 1166 ईस्वी अनिल पाटन, गुजरात में, विक्रम संवत 1223 ईस्वी। ऐसा माना जाता है कि ये जब शासक बने, यानी कि 1173 ईस्वी में शासक बने, उस समय इनकी महज उम्र केवल 11 वर्ष थी दोस्तों। और इनकी जो माता थी कर्पूरी देवी, वो इनकी संरक्षिका बनी। देखिए दोस्तों, बात करते हैं, शासक बने 1177 में मात्र 1111 वर्ष की उम्र में। पिताजी थे सोमेश्वर चौहान, माता का नाम था दोस्तों कर्पूरी देवी, जो इनकी संरक्षिका बनी। एक इनके पास एक महान घोड़ा था दोस्तों। कई बार ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस शासक के घोड़े का नाम क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़ा था उसका नाम था नाट्यरंभा। क्या था दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या था? नाट्यरंभा। क्या था दोस्तों? नाट्यरंभा। आगे देखिए, बात कर लेते हैं भाई की, तो भाई का नाम हरराज, एक भाई कान्हा भी है इसका दोस्तों। इसके पुत्र का नाम है गोविंदराज, और आप सब जानते हैं कि गोविंदराज वह था जिसने रणथंभौर में दोस्तों चौहान वंश की स्थापना की थी। प्रधानमंत्री कैमास राठौड़, जिसे कदम्मास भी कहा जाता है, और इनके जो सेनापति थे उनका नाम था दोस्तों भुवनमल। क्या नाम था दोस्तों सेनापति का? भुवनमल। उपाधि की बात करें तो दो उपाधियां उन्होंने धारण की थी। एक तो थी राय पिथौरा, यानी कि राय पिथौरा का अर्थ होता है दोस्तों तेजी से युद्ध जीतने वाला, और दूसरी उपाधि जो धारण की है दोस्तों वो है दल पुंगल, यानी कि विश्व विजेता। तो अगर हम इनके विद्वता की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि स्वयं विद्वान तो थे, और इन्होंने ज्यादातर अपने दरबार में विद्वानों को आश्रय भी दिया, गुणीजनों का गुणगान किया, उन्हें सम्मान प्रदान किया। देखिए दोस्तों, एक थोड़ी सी छोटी सी बात है, ऐसी कथा प्रचलित है इनके संबंध में कि कन्नौज के एक शासक हुए थे जयचंद गैडबाल दोस्तों। कौन हुए थे दोस्तों? जयचंद गैडबाल। तो उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था संयोगिता। तो ऐसा माना जाता है कि कन्नौज के शासक इन्होंने राजसूय यज्ञ करवाया था। उस समय आसपास के जो भी राजा महाराजा थे उनको अपनी बच्ची यानी अपनी बेटी संयोगिता के वर के रूप में एक तरह से एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें
केवल पृथ्वीराज चौहान को ही आमंत्रित नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है, कुछ ग्रंथ बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगता के मध्य प्रेम प्रसंग था। तो ये जो जयचंद गढ़वाल थे, इन्होंने दरबार पर उनकी पृथ्वीराज चौहान की एक दरबारी के एक गेटमैन के रूप में या फिर हम कहें द्वारपाल के रूप में एक मूर्ति लगवाई थी। इस बात को लेकर के पृथ्वीराज चौहान बहुत नाराज हुए, उन्होंने इसमें अपना अपमान समझा। इस कारण से ऐसा माना जाता है कि वो उस स्वयंवर में आए और संयोगता का हरण करके उससे अजमेर में विवाह किया, ऐसा माना जाता है। दोस्तों देखिए, जयचंद गढ़वाल कन्नौज के शासक थे दोस्तों, उनकी पुत्री थी संयोगिता, जिससे क्या किया है दोस्तों, गंधर्व विवाह किया है। जयचंद गढ़वाल के एक कवि थे जिनका नाम था श्रीहर्ष। क्या नाम था दोस्तों? श्रीहर्ष। और उसकी एक महत्वपूर्ण रचना है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, और वो रचना है दोस्तों नैषधीय चरित। क्या है दोस्तों? नैषधीय चरित। अब देखिए दोस्तों, आगे हम अगर बात करें तो इनके जो दरबारी कवि हैं, क्योंकि खुद विद्वान थे और दरबारी विद्वानों को दरबार में आश्रय देने वाले थे, तो विद्वानों के बारे में, दरबारी कवियों के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक तो नाम आता है बागीश्वर, जिन्हीं को हम नागेश्वर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद दोस्तों जनार्दन है, उसके बाद आशाधर है, उसके बाद पृथ्वी भट्ट है, उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों विश्वरूप भट्ट है, उसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों विद्यापति गौड़ है, उसके बाद हम बात करें तो दोस्तों दो जो दरबारी महान हुए हैं उनके बारे में सारे लोग जानते हैं, और वो है चंद्रवरदाई और जयनक भट्ट। तो इसी प्रकार देख लीजिए दोस्तों, दरबारी कवियों में भी कई बार यहाँ से भी प्रश्न आरएस जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवियों में शामिल नहीं है अथवा है। ज्यादातर प्रश्न दोस्तों इस प्रकार के ही पूछे जाते हैं कि नहीं है, तो हमें सारे याद रखने। वागीश्वर, जिन्हें नागेश्वर भी कहते हैं, जनार्दन है, आशाधर है, पृथ्वी भट्ट है, विश्वरूप भट्ट है दोस्तों, विद्यापति गौड़ है, चंद्रवरदाई है और पृथ्वीराज विजय है। आगे देखिए, हम बात करें दोस्तों निर्माण कार्यों की बात करें तो अजमेर में अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों निर्माण कार्यों में जो कार्य किए, तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा अजमेर में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण किया गया था। किसका किया गया था दोस्तों? चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण किया गया। और चामुंडा माता का जो प्रमुख यानी कि मुख्य मंदिर है दोस्तों, वो है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। एक दूसरी बात करें, देखिए दोस्तों, विद्वानों को साहित्य के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वही साहित्य का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके, इस वजह से पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर में ही कला साहित्य विभाग की स्थापना की थी दोस्तों। अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। विजय अभियानों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, काफी सारे युद्ध पृथ्वीराज चौहान के द्वारा लड़े गए और बहुत सारे युद्धों को उनके द्वारा जीता भी गया, इसलिए उनकी उपाधि है दोस्तों दल पोंगल यानी कि विश्व विजेता। तो ऐसा माना जाता है कि गुड़गांव का युद्ध में उसने अपने चचेरे भाई नागा अर्जुन को पराजित किया। किसको पराजित किया दोस्तों? नागा अर्जुन को। कौन से युद्ध में किया दोस्तों? गुड़गांव के युद्ध में 1182 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, इसने जो नीति अपनाई थी विजय अभियान के दौरान, उस नीति का नाम था दिग्विजय की नीति। और दिग्विजय की नीति का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है अपने अड़ोसी पड़ोसी राज्यों को जीत करके अपने साम्राज्य में शामिल करना। देखिए दोस्तों, सतलज प्रदेश वह है जहां पर सतलज नदी बहा करती है, उस क्षेत्र को सतलज प्रदेश के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो वहां पर एक जाति रहा करती थी, जिस जाति का नाम था भंडारक जाति। और अगर हम उस भंडारक जाति की बात करें दोस्तों, तो उसका प्रमुख कार्य हुआ करता था लूटपाट करना, तो उससे लोग परेशान थे। तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने उस भंडारक जाति को भी पराजित किया है, और भंडारक जाति 1182 ईस्वी के दौरान पराजित की गई थी दोस्तों। उसी प्रकार देखिए, एक शासक और हुए चालुक्य शासक, जिनका नाम था दोस्तों भीमदेव सेकंड, और ये भीमदेव सेकंड को 1184 ईस्वी में पराजित किया है। अब इसके बारे में भी कुछ मत है, जैसे पृथ्वीराज रासो जो हमारा ग्रंथ है वो ये कहता है दोस्तों कि भीमदेव सेकंड पर आक्रमण करने का जो प्रमुख कारण ये था, पृथ्वीराज रासो में ऐसा लिखा हुआ है कि राजकुमारी इच्छिणी उससे विवाह करना चाहते थे। कौन? पृथ्वीराज। और ऐसा भी माना जाता है कि जो भीमदेव सेकंड के कुछ भाई थे, उनका पृथ्वीराज चौहान के जो भाई थे कान्हा, उन्होंने
क्या किया दोस्तों, उन्होंने उसका वध कर दिया। और वैसे प्रमुख कारण तो दोस्तों अगर देखा जाए तो साम्राज्यवादी नीति होती है। साम्राज्यवादी नीति का जो आशय है वो होता है दोस्तों कि अपने साम्राज्य का दूसरे राज्यों को जीत कर अपने साम्राज्य में मिलाना। आगे देखिए बात करते हैं दोस्तों, आबू के एक शासक थे, परमार शासक धारावर्ष, इसको भी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा पराजित किया गया है दोस्तों। अब जो इतिहास में दो महत्वपूर्ण युद्ध हैं दोस्तों, एक तो महोबा का युद्ध और दो है तराइन के युद्ध, एक 1191 ईस्वी का और एक 1192 ईस्वी का। तो ये युद्ध ज्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो महोबा जो जगह है दोस्तों वो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, वो है महोबा। तो महोबा का युद्ध लड़ा गया दोस्तों 1182 में। वैसे देखा जाए दोस्तों यह एकमात्र युद्ध है जो रात्रिकालीन युद्ध माना जाता है, यानी कि रात के समय लड़ा गया था। और ये लड़ा गया दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक परमार्दिदेव चंदेल। और परमार्दिदेव चंदेल के दो महान सेनानायक हुआ करते थे, जिनका नाम था दोस्तों आला और उदर, और दोनों बड़ी वीरता के साथ युद्ध में लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए दोस्तों। इस महोबा के युद्ध में विजय श्री पृथ्वीराज चौहान को प्राप्त हुई और चंदेल शासक परमार्दिदेव चंदेल को शिकस्त मिली दोस्तों। आगे देखिए, तराइन के दो युद्धों की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो तराइन के दो युद्ध लड़े गए। एक तो 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को, देखिए दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता देता हूं, और वो है दोस्तों कि जो मोहम्मद गोरी थे, उनकी अगर भारत में पहली बार हार हुई है तो वो पहली बार हार दोस्तों 1178 ईस्वी में हुई है, और वो गुजरात के शासक थे, चालुक्य शासक मूलराज सेकंड से पराजित हुए हैं, ऐसा माना जाता है दोस्तों। देखिए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य प्रथम तराइन का युद्ध लड़ा गया दोस्तों 1191, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। मगर पृथ्वीराज चौहान ने देखिए सबसे बड़ी भूल ये की थी दोस्तों, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को बंदी भी बनाया, मगर कुछ समय के बाद उसे छोड़ दिया। तो इतिहास गवाह है दोस्तों, अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और इसी बात का फायदा उठा करके मोहम्मद गोरी ने अपनी सेना को ठीक ढंग से तैयार करके 1192 ईस्वी में अचानक मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, और उसमें पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। उसके पीछे कारण ये जिम्मेदार थे दोस्तों कि जो मोहम्मद गोरी थे, उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया और अपने एक सेनापति या दूत कह सकते हैं हम, किवाम उल मुल्क, उसको संधि प्रस्ताव लेकर के पृथ्वीराज चौहान के दरबार में भेजा। तो पृथ्वीराज चौहान दोस्तों आश्वस्त हो गए थे कि युद्ध, जब संधि प्रस्ताव कोई भेजता है तो हम जानते हैं कि युद्ध की तो कोई चांस ही नहीं है दोस्तों। तो इसी कंडीशन में उसके बाद इस बात का मौका पा करके, जब पृथ्वीराज चौहान की सेना दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो रही थी, यानी अर्ली मॉर्निंग, मोहम्मद गोरी ने उसकी सेना पर आक्रमण किया। क्योंकि उस समय अब आक्रमण किया है तो जब सेना दैनिक कार्यों से निवृत्त हो रही है तो उस समय वो युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। तो यही एक मुख्य कारण था पृथ्वीराज चौहान की हार का। तो तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, और ऐसा माना जाता है कि उसे बंदी बना करके गजनी ले गया, और ऐसा भी कहा जाता है कि उसकी एक आंख फोड़ दी गई। वैसे कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं, पृथ्वीराज रासू में एक पंक्ति भी है, उस पंक्ति का भावार्थ ये है दोस्तों कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उनको शब्द वेदी बाण चलाना आता था। तो उनके जो दरबारी थे चंद्रप्रदायी, तो उनके द्वारा जो पंक्ति है उसका उच्चारण इस प्रकार से किया गया, 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा बताया जाता है कि शब्द वेदी बाणों से मोहम्मद गोरी की हत्या पृथ्वीराज चौहान के द्वारा की गई थी। मगर दोस्तों ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि मोहम्मद गोरी की हत्या जब एक बार पंजाब आया था तो उस समय ऐसा बताते हैं कि खोकर जाति के द्वारा उसकी हत्या की गई थी। अब आगे देखिए बात करते हैं दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य ऐसा भी माना जाता है कि 1186 से 1192 के मध्य बहुत सारे युद्ध लड़े गए,
और उसमें कई बार पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गोरी को पराजित भी किया गया, इसके बारे में भिन्न भिन्न मत है। भिन्न भिन्न इतिहासकार, भिन्न भिन्न रचनाकार, भिन्न भिन्न कवियों ने अपने अपने ग्रंथों में इस बात का जिक्र किया है कि कितनी बार मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के द्वारा पराजित किया गया। तो सबसे पहला जो ग्रंथ है दोस्तों हमीर महाकाव्य, जिसके रचनाकार है नयनचंद सूरी, और हमीर महाकाव्य में वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 7 बार पराजित किया। उसी प्रकार दोस्तों पृथ्वीराज प्रबंध, जिसके रचनाकार है दोस्तों जयानक भट्ट, और यह ग्रंथ इस बात का प्रमाण देता है कि 8 बार मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के द्वारा पराजित किया गया। एक अगला ग्रंथ है दोस्तों पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार है चंद्रप्रदायी, और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार मोहम्मद गोरी को पराजित किया है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। और ये पृथ्वीराज रासो में ही दोस्तों अगर बात देखा जाए तो तराइन के दोनों युद्धों का वर्णन मिलता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस ग्रंथ में तराइन के दोनों युद्धों का वर्णन मिलता है, तो वो मिलता है दोस्तों पृथ्वीराज रासो, यानी कि चंद्रप्रदायी के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में। आगे देखिए ग्रंथ है सुरजन चरित, जिसके रचनाकार है दोस्तों चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर का ये ग्रंथ है, ये बताता है कि 21 बार मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के द्वारा पराजित किया गया। और एक ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि, जिसके रचनाकार है दोस्तों मेरुतुंग। कौन है दोस्तों? मेरुतुंग। तो मेरुतुंग के द्वारा जो प्रबंध चिंतामणि लिखा गया है दोस्तों, इसके अनुसार ऐसा माना जाता है, ये प्रमाण मिलता है कि 23 बार मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के द्वारा पराजित किया गया था। अब देखिए दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की जो मृत्यु है उसके संबंध में भी 2 प्रकार के मत मिलते हैं। एक मत तो यह मिलता है पृथ्वीराज रासो के अनुसार कि पृथ्वीराज चौहान की जो मृत्यु है वो गजनी अफगानिस्तान में हुई है। कहां पर हुई है दोस्तों? गजनी अफगानिस्तान में। परंतु देखिए दोस्तों एक ग्रंथ है ताज उल नासिम। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? ताज उल नासिम, जिसके रचनाकार है हसन निजाम। इस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु तारागढ़ दुर्ग अजमेर में हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने एक महान शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक विस्तृत अध्ययन किया। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ से कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में आवश्यक रूप से प्रश्न पूछा जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।